सीजीपीएससी एस्पिरेंट के सभी दोस्तों को प्यारा नमस्कार। जिस तरह से मेरे पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया है उससे मैं काफ़ी अभिभूत हूं और आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि मैं अपने बुक सोर्सेज के बारे में बताऊं कि आखिरकार मैंने किन बुक्स को फॉलो किया और वो बुक्स ताकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकें। छत्तीसगढ़ के कंटेंट के बारे में बात करें तो जो हमारा सिलेबस है काफ़ी लेंदी है, बहुत ही फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, इसलिए एक किताब में सारी कुछ मिल पाना तो काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी अगर हम कुछ ऐसे सोर्सेज को ले लें जिससे हम अपने नोट्स बना सकें तो ये फिर हमारे लिए एग्ज़ाम में काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। आज मैं जो अपने बुक सोर्सेज को बताने जा रहा हूँ वो सीजीपीएससी और व्यापम सभी एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि इन्हीं किताबों से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं कि आखिरकार वे कौन सी किताबें हैं जो मैंने फॉलो की थी और जिन किताबों को फॉलो करके मैंने 2 बार सीजीपीएससी क्रैक किया है। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस के सबसे पहले पेपर से, जो कि है लैंग्वेज का पेपर। तो लैंग्वेज का पेपर आप जानते ही हैं कि 200 नंबर का है और उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी का है। तो हिंदी पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो हिंदी के लिए मैं जो आपको बुक सजेस्ट करूंगा वो इस बुक को सजेस्ट करूंगा जो विनय पाठक के द्वारा लिखी गई है, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण। विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की किताब है। खास बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये किताब है और इसमें आपको पत्र लेखन भी मिलता है, जिसके लिए मैंने देखा है कि बहुत परेशानी होती है कि आखिरकार पत्र लेखन का फॉर्मेट हम कैसे बनाएं। लेकिन इस किताब में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको हिंदी के लिए चाहिए। और अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अधिकतम जो प्रश्न हैं वो हूबहू इस किताब से डाल दिए गए हैं। इस किताब की खासियत यह है कि जब आप इस किताब को खोलेंगे तो बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं जिनको कि बोल्ड लेटर्स में लिख दिया गया है। तो जो कुछ भी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा और उसको आप ज़रूर रिवाइज करिएगा। अब अगर हम बात करें वनडे में कि वनडे में हिंदी का क्या कुछ वेटेज रहता है, तो आप जानते हैं सीसेट का भी पेपर है और सीसेट में भी लैंग्वेज आता है। तो जब आप इस किताब को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, इस किताब को जब आप पूरी तरह से ख़त्म कर दें तो उसके बाद एक किताब मैं आपको और सजेस्ट करूंगा। यह है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। संजीवनी प्रकाशन की ये किताब है, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। क्योंकि हिंदी ऐसी चीज़ है जो जल्दी से याद नहीं होती है, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ लेंगे और उसके बाद इस किताब में जो मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए, एमसीक्यू दिए गए हैं, इन एमसीक्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले तो आप हिंदी का संपूर्ण व्याकरण विनय पाठक और विनोद वर्मा की लीजिए और उसके बाद ये किताब लीजिए जो पृथ्वीनाथ पांडे की है, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ी के कंटेंट पे। छत्तीसगढ़ी का कंटेंट 50 नंबर का है और उसके लिए भी आप डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण को पढ़िए। इस किताब से बाहर आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा और सब कुछ इसी किताब के अंतर्गत आता है। खास बात यह है कि विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा ने लिखी है, जो कि छत्तीसगढ़ के ही राइटर हैं, तो उनका जो व्याकरण है बहुत ही अच्छा है। और इस किताब में भी वैसे ही है कि बोल्ड लेटर्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं बोल्ड लेटर्स में से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। तो इस किताब को अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मेंस के 50 नंबर तो आप सिक्योर कर ही पाएंगे। इसके अलावा सीसेट में भी ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं एक और पोर्शन की, इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो वो कक्षा 10वीं के स्तर की इंग्लिश है। तो इंग्लिश के लिए मैं कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक प्रोवाइड नहीं कराना चाहूँगा आपको। अगर आप शुरू से ही इंग्लिश के प्रति रुझान रखते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में समाचार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं या इंग्लिश सबटाइटल्स की मूवी देखते हैं, तो आप बहुत हद तक अपने मेंस के पेपर को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर अलग से आप कोई किताब लेना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट की जनरल इंग्लिश की किताब ले सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत मदद ली थी ल्यूसेंट के जनरल इंग्लिश से, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि उसमें नए नए वर्ड्स रहते हैं जिसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तो ये तो रही पेपर 1 की बात। अब हम आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 ऐसे है, आप जानते हैं कि ऐसे के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं होती है। अगर आपने अपने सीजीपीएससी के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है तो आपको ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ रहे हैं, संपादकीय पे आप ध्यान दे रहे हैं और समसामयिक मुद्दे पे अपनी खुद की राय रखने में आप सक्षम पा रहे हैं खुद को, तो आपका जो निबंध है वो बहुत बेहतर हो जाएगा।
तो निबंध में 2 सेक्शन होते हैं, आपको पता है, और हर सेक्शन से 2-2 निबंध आपको लिखने होते हैं कुल 3 घंटे में। तो निबंध के लिए सबसे पहले यही है कि आप समसामयिक मुद्दों पर ध्यान रखिए और उसके अलावा जो आपके सिलेबस हैं उन सिलेबस के कंटेंट को अच्छी तरह से याद रखिए, ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न या ऐसे आए तो आप उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हर बार पूछा जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो गया, छत्तीसगढ़ की आदिवासी सभ्यता हो गई, या नक्सलिज्म का मुद्दा हो गया, या छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हो गई। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे ऐसे आता ही आता है। तो आपको करना बस इतना है कि जिस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं सरकारी योजनाओं की, उसका अपना खुद का एक नोट्स बनाइए। आपको अगर कोटेशन डालना है तो अलग से उस मुद्दे पर एक कोटेशन लिख के रखिए, ताकि आप उसे एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें। अपना खुद का इंट्रो और कंक्लूजन बना के रखिए। बॉडी तो आपको नहीं पता होगी, क्योंकि बॉडी आप एग्जाम में ही डिसाइड करेंगे, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि जो ऐसे आप तैयार कर रहे हैं अक्सर वो ही आ जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास इंट्रोडक्शन और साथ में बॉडी कंक्लूजन अगर तैयार है और इंट्रोडक्शन तैयार है तो आप बहुत अच्छा ऐसे में परफॉर्म कर सकते हैं। तो पेपर 2 के बाद चलते हैं अब पेपर 3 पे, जो कि बहुत ही लेंदी है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, लोक प्रशासन और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए मैंने क्या कुछ प्रेफर किया था वो मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं हम भारत के इतिहास से। तो इसके लिए मैं आपको 3 किताबें बताऊँगा। सबसे पहले प्रारंभिक भारत का परिचय। प्रारंभिक भारत का परिचय ये ब्लैक स्वान प्रकाशन की है और राम शरण शर्मा की है। तो इससे आपका जो प्रारंभिक भारत है वो बहुत बेहतर कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद दूसरी किताब है मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति 8वीं से 17वीं शताब्दी तक। यह है सतीश चंद्र की किताब। इस किताब को पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। और तीसरी किताब है विपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये जो 3 किताबें हैं ये इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आप हिंदी मीडियम के हैं कि इंग्लिश मीडियम के हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन भारत के इतिहास के लिए ये 3 किताबें पूरी तरह से पर्याप्त हैं। इन 3 किताबों को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप अपने आंसर लिखने की कोशिश करिए। आप देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके पास समय है, आप 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से जो आपकी भाषा पे पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, और एक जो बेस है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद फिर आप एडवांस बुक के लिए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की, भारत की राज्य व्यवस्था। तो आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत का कोई ऑप्शन नहीं है। आप लक्ष्मीकांत को बेहतर तरीके से पढ़िए। ये किताब मेरी पुरानी है, इसलिए इसका कवर पेज आपको नया लगेगा। अभी जो नई एडिशन आई है वो चेंज हो गई है। तो मैंने इस किताब से पढ़ा था और मुझे लगता है कि मैंने इस सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। अब आप इस किताब को जब थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी किताब से हैं, लेकिन उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम इस किताब को रिवीजन करना पड़ेगा। शुरू में आपको देख के लगेगा कि ये किताब काफ़ी मोटी है, कैसे मैं ख़त्म कर पाऊँगा, लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम इसको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और ये किताब को जब आप अपने नोट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो अपने आप चीज़ें पतली होती जाएंगी। लक्ष्मीकांत को पढ़ने का सलाह तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन इसके साथ मेरा सजेशन एक और रहेगा कि आप भारत का संविधान बेयर एक्ट से भी जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आप प्रीलिम्स देने जाते हैं तो बहुत बड़ा रोल रहता है भारत का संविधान का। ऐसे में अगर आप बेयर एक्ट को अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप प्रीलिम के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और मेंस में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बेयर एक्ट की खासियत ये रहती है कि हूबहू लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और जब बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उन्हें यह लगता है कि आयोग ने आंसर गलत लिया है। जबकि आप इस बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग प्रीलिम्स में इसी से आते हैं। और एक बार ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप लक्ष्मीकांत को जब पढ़ेंगे तो वो बहुत ही आसान आपको लगेगा। तो इस तरह से आप अपने पॉलिटी सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। पॉलिटी सेक्शन में ही एक और सेक्शन है लोक प्रशासन का। तो लोक प्रशासन के लिए मैंने मुकेश माहेश्वरी की किताब पढ़ी थी, जो पुरानी किताब है, पता नहीं अभी मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं, मुझे मेरे एक सीनियर ने दी थी, और ये किताब भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ये 2005-6 संस्करण की है, 2 पार्ट में आती है। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस किताब से नोट्स बनाए थे और नोट्स के अकॉर्डिंग फिर पूरा सिलेबस को कवर किया था, और किताब मैंने पढ़ी थी, नोट्स बनाए, उसके बाद किताब को साइड रख दिया था। तो आप भी चाहें तो इससे बना सकते हैं। हालांकि मार्केट में और भी बुक्स हैं जो लोग सजेस्ट करते हैं, तो आपको जिसकी लैंग्वेज आसान लगे आप उस किताब को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पेपर 3 के थर्ड पोर्शन में आते हैं।
छत्तीसगढ़ का इतिहास। और छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए डॉक्टर रामकुमार बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, इस किताब को तो आपको पढ़ना ही है। और यही वो किताब है जिससे पूरे के पूरे प्रश्न मेंस में आते हैं। इस किताब को जब आप खोलेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी किताब से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। और जब क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार हमको लगता है कि ये नया क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का कहाँ से आ गया, लेकिन इस किताब को जब हम थॉरली पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसी किताब से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आते हैं। तो इस किताब को आप अच्छे से पढ़िए, डॉक्टर रामकुमार बिहार की छत्तीसगढ़ का इतिहास। उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास आपका बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा और प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेपर 3 के बाद आते हैं पेपर 4। पेपर 4 भी काफ़ी टफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस के साथ साथ मैथ्स और उसके बाद अप्लाइड टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। सबसे पहले वो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको लगता है कि साइंस को हम कैसे कवर करें, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं और 10वीं की विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस नया वाला डिसाइड है 2018 से, वो इन्हीं किताबों से है। और साथ में राज्य एससीईआरटी की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक भी पोर्शन बाहर नहीं जाएगा। तो कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी और कक्षा 9वीं और 10वीं की एससीईआरटी राज्य बोर्ड की पुस्तकें आप पढ़िए, आपको जो विज्ञान पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पोर्शन है गणित, जो कि 50 नंबर का है। गणित जो है पूरी तरह से 9वीं और 10वीं के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसलिए आपको किसी के मार्केट से किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। आप राज्य जो किताब है, एससीईआरटी की जो किताब है गणित की कक्षा 9वीं और 10वीं की, ये किताब जो है वो आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये किताब मिल जाएगी। इस किताब को लीजिए और इस किताब के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करिए, आपका गणित काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो 9वीं और 10वीं के गणित के इस किताब के अलावा मैंने कोई किताब के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे और इन्हीं किताबों में क्वेश्चन सॉल्व करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला था। अब आते हैं थर्ड पोर्शन पे, जो कि अप्लाइड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अप्लाइड टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा पोर्शन पर्यावरण का है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि पर्यावरण कहाँ से पढ़ें। ये किताब है पर्यावरण विज्ञान की डॉक्टर SK जाधव और डॉक्टर राजू महोबिया की। ये छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मुझे भी ये फोटोकॉपी के माध्यम से उपलब्ध हुई थी और मैंने इस पूरी किताब को पढ़ा था। और इस किताब को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो पूरा इसी के इंडेक्स के ही अकॉर्डिंग है। इसकी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो सारा सिलेबस डिसाइडेड है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपका जो पर्यावरण का पोर्शन है, जैव विविधता का पोर्शन है, आपका जो सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर का पार्ट है और अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसके लिए मैंने गूगल विकीपीडिया का सहारा लिया था और अकॉर्डिंग टू सिलेबस गूगल और विकीपीडिया से अपने नोट्स बनाए थे। इस तरह से मैंने ये पेपर तैयार किया था। तो पेपर 4 के लिए ज़्यादातर आपको सरकारी किताबों पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, उसी से क्वेश्चंस आते हैं और आप जब उसी भाषा में और उन्हीं चित्रों को, डायग्राम को बनाते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो ये हो गया पेपर 4। अब हम आते हैं पेपर 5 पे। पेपर 5 जो कि एक काफ़ी लेंदी पोर्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ का और भारत का तो अर्थव्यवस्था जो है भारत का शामिल है। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरी ये सलाह है कि मार्केट में जो आर्थिक सर्वेक्षण की किताबें आती हैं, जो शॉर्ट में छपी हुई होती हैं, उनको पढ़ने की बजाय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है आप उसको डाउनलोड करें या उसको प्रिंट आउट करा के पढ़ें। ये आपको दिखने में मोटी जरूर लगेगी, लेकिन जब आप इससे पढ़ेंगे तो न सिर्फ आप छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पिछले वर्षों के जब प्रश्न आप देखेंगे तो और इस आर्थिक समीक्षा को अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप देखिए कि सारे के सारे प्रश्न लगभग आर्थिक समीक्षा के इसी एक किताब से आते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग विभागों के डाटा, उनके द्वारा की गई उपलब्धियां और उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, वो सारी कुछ जानकारियां इसमें रहती हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब आप प्री दे रहे होते हैं और जब आप मेंस दे रहे होते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण बदल जाता है। प्री के लिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण पुराना पढ़ना पड़ता है, जबकि मेंस के लिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण नया पढ़ना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। लगभग चीज़ें बराबर रहती हैं, बस कुछ डाटा चेंज हो जाते हैं। उन डाटा को अगर आप ध्यान रखेंगे तो छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था आप बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे।
अब हम आते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पे। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मैंने एनसीईआरटी की किताबों को बेस बनाया था। ये है कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की किताब। उसके बाद आर्थिक विकास की समझ, ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की किताब है अर्थव्यवस्था के लिए। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये कक्षा 11वीं का एनसीईआरटी की किताब है। और कक्षा 12 में 2 एनसीईआरटी की किताबें हैं, एक है समष्टि और एक है व्यष्टि। तो इन किताबों से आपका अर्थव्यवस्था का जो बेस है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है और आपको अर्थव्यवस्था की एक बेहतर समझ हो जाती है। एनसीईआरटी की 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक काम ये करना रहता है कि करंट अफेयर जो कि चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अपडेट करना रहता है। तो एनसीईआरटी की इन किताबों के अलावा मैंने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ और नहीं पढ़ा था और इसी अर्थव्यवस्था की किताबों को पढ़ के और जो करंट इनपुट रहते हैं उनको इंक्लूड करके मैंने अर्थव्यवस्था का अपना पेपर सॉल्व किया था और मुझे लगता है कि उसमें मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे। तो ये हो गई अर्थव्यवस्था की बात। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पोर्शन की। दूसरा पोर्शन जो कि भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही लेंदी है और उसको पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें भी मार्केट में हैं। खुल्लर की किताब है, इसके अलावा माजिद हुसैन की किताब है। आप चाहें तो उस पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेबस को देखेंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस के पीएससी के तो आप ये पाएंगे कि सिलेबस बहुत ही क्रिस्प है और आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए महेश कुमार बड़वाल की ये भूगोल की किताब प्रेफर की थी क्योंकि इसमें मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिल गई थी और महेश बड़वाल थोड़े एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इनके जो शब्द हैं वो काफ़ी आसान हैं और वो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो महेश कुमार बड़वाल की किताब मैं प्रेफर करूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से जो कुछ भी बेहतर आपको लगे, चाहे आप माजिद हुसैन पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप खुल्लर पढ़ना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो भारत का भूगोल है वो इस पेपर में जो उसका वेटेज है वो 50 नंबर का है। तो उस हिसाब से आप वैसी ही किताब पढ़िए जिसको आप जल्दी से पढ़ सकें और मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकें। 50 नंबर के लिए आपको ज़्यादा समय खपाने की ज़रूरत नहीं है और ख़ास तौर से तब जब आपका भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल दोनों के मैक्सिमम चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हैं। उदाहरण के तौर पे भारत के लिए जो मिट्टी पढ़ेंगे वही मिट्टी छत्तीसगढ़ के लिए भी पढ़ना है। भारत के लिए जो जलवायु पढ़ेंगे वही आपको छत्तीसगढ़ के लिए भी पढ़ना है। भारत की जो भौगोलिक संरचना है वो लगभग मिलती जुलती है छत्तीसगढ़ संरचना से। तो इस तरह से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो एक साथ आपकी कवर हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। जो तीसरा पोर्शन है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन जो लिखा है डॉक्टर एल.एन. वर्मा ने। ये किताब बिल्कुल रामबाण है छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आप इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल भी एकदम से कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के भूगोल के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। आप विषय सूची देखिए, आपको लगेगा कि जैसे इसे ही देख के छत्तीसगढ़ पीएससी ने सिलेबस को छापा है। तो इस तरह से आप इस किताब से अपना छत्तीसगढ़ का भूगोल का पोर्शन वो तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गई पेपर 5 की बात। अब हम आते हैं पेपर 6 पे। पेपर 6 में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो नए इंक्लूड हुए हैं और ये थोड़े एस्पिरेंट को परेशान भी करते हैं। सबसे पहला पोर्शन 75 नंबर का दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र काफ़ी लेंदी सिलेबस है, इसलिए लोगों को परेशानी होती है कि आखिरकार इसको पढ़े कैसे। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो आपको क्रिस्प नोट्स अवेलेबल कराती हैं और ये दावा भी करती हैं कि उसको पढ़ने के बाद आप अधिकतम अंक ला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि ऐसे किताबों को अगर आप रिवीजन के लिए रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दर्शन के लिए आपको अपना बेस मजबूत करना सबसे ज़रूरी है। और दर्शन के लिए मैं आपको एक ही किताब का सजेशन करूंगा, मेरे पास उसकी फोटोकॉपी है। ये है पतंजलि आईएएस के दर्शन शास्त्र। इसमें आपका सारा पोर्शन कवर हो जाता है। ये किताब भी काफ़ी मोटी है क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो आपको करना ये है कि आपको अपने छत्तीसगढ़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग पतंजलि आईएएस से अपने नोट्स बनाने हैं और फिर उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ताकि आपका दर्शन शास्त्र अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैंने पतंजलि आईएएस के नोट्स को फॉलो किया था। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पोर्शन पे जो है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र के लिए भी गुप्ता एंड शर्मा की किताब मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैंने बीए की किताब को प्रीफर किया था। बीए की किताब में मैंने ये देखा कि मुझे मेरे समाज शास्त्र का मैक्सिमम सिलेबस मिल जा रहा है। मैं गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था तो वहाँ ये किताब अवेलेबल थी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार कर लिए थे। तो ये समाज शास्त्र
समाजशास्त्र की जो बीए की किताब है ये 3 पार्ट में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जो परिभाषाएं दी हुई हैं वो बहुत ही अच्छी दी हुई हैं, आसान शब्दों में दी हुई हैं। तो इस किताब से समाजशास्त्र के लिए अपना खुद का नोट्स बनाइए और उन नोट्स को फिर मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए। जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को बार बार लिखने की कोशिश करिए। तो ऐसे में आपका जो समाजशास्त्र है वो तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पोर्शन पे, जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से संबंधित है। तो डॉक्टर टी.के. वैष्णव, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है और इस किताब में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हर एक वो तथ्य उपलब्ध हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस किताब को पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स भी बहुत बेहतर सॉल्व कर सकते हैं और मेंस तो आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ की जनजातियां, डॉक्टर टी.के. वैष्णव को, इसको जरूर फॉलो करिए। ये ओरिजिनल शायद अभी मार्केट में न मिले, ये शॉर्टेज हो गई है, तो आपको फोटो कॉपी मिल जाएगी। आप फोटो कॉपी लेके छत्तीसगढ़ की जनजातियां पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कला संस्कृति आपकी बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगी। और बेहतर आप कला संस्कृति अपना तैयार करना चाहते हैं तो ये छत्तीसगढ़ समग्र, इसमें लगभग सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी डिफाइन किया गया है और जनजातियों के कला संस्कृति को भी इसमें डिफाइन किया गया है। तो इस एक किताब को भी आप प्रेफर कर सकते हैं और आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए भी ये किताब काफ़ी अच्छी है। तो इस किताब का आप छत्तीसगढ़ के सभी पोर्शन में, सभी पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया पेपर 6। अब हम बात करते हैं पेपर 7 की, जो कि काफ़ी कठिन लगता है सभी स्टूडेंट्स को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो 70 से 90 के बीच में उनके जो मार्क्स हैं वो लगातार जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। 100 से ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल माना जाता है इस पेपर में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आप बहुत ही आसानी से 100 से ज़्यादा मार्क्स पेपर 7 में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पोर्शन की, जिसमें कि अलग अलग अधिनियम शामिल हैं। अब सवाल ये आता है कि हम अधिनियम को कैसे पढ़ें या कहाँ से पढ़ें। मार्केट में गाइड उपलब्ध हैं जो एक ही किताब में सारे अधिनियम के होने का दावा करती हैं, लेकिन जब आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों को उन कृष्ण किताबों में खोजेंगे तो उसके उत्तर आपको वहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में ऑथेंटिक किताब ही पढ़िए। और ऑथेंटिक किताब पढ़ने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा बेयर एक्ट पढ़ने की। बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट उस अधिनियम की एक बेस होती है जिसमें हर एक धारा के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताया जाता है। अब जैसे ये किताब है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 2019 और 2020 दोनों के ही मेंस में पूछे गए प्रश्न इस किताब में बेहतर तरीके से बताए गए हैं। और अगर आप बेयर एक्ट से उन धाराओं को पढ़ लेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से उन आंसर्स को सॉल्व भी करेंगे। इसके अलावा और जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं उनके लिए भी बेयर एक्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके और ये बहुत ही पतली किताब है, मुश्किल से 15 से 20 पेज की किताब है। आप बहुत आसानी से ज़रूरत की चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना के इस किताब को किनारे रख सकते हैं। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, IT एक्ट भी आपको पढ़ना है। और तो ये जो किताबें हैं ये छोटी छोटी पतली पतली किताबें हैं, इनको बेयर एक्ट बोलते हैं। आप किसी भी लॉ की दुकान में जाएंगे तो ये किताबें आपको मिल जाएंगी। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेयर एक्ट्स ले लीजिए और उनको पढ़ने के बाद अपने नोट्स बना लीजिए। एक बड़ा पोर्शन है IPC और CRPC का। पिछले 2 वर्षों से जो सीधे धाराओं को देकर प्रश्न पूछ दिया जा रहा है तो उसमें एस्पिरेंट काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं कि अब एक एक धाराएं कैसे याद करें। आपको एक एक धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उन धाराओं को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो धाराएं आपके आम जीवन से जुड़ी हुई हैं। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो सामान्य जनजीवन से हैं, जैसे कि बलवा। कुछ धाराएं ऐसी हैं कि कैसे अधिकारी काम करते हैं, कैसे FIR दर्ज होती है, कैसे जजेस अपने निर्णय देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार अगर आप ध्यान से प्रश्नों को वॉच करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि किन पोर्शन से लॉ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता IPC, एक बार फिर से बेयर एक्ट, इसके अलावा और कोई किताब नहीं। बेयर एक्ट में आप ये देख सकते हैं कि इसमें किस किस तरह की धाराएं दी हुई हैं। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है दोनों लैंग्वेज में होती हैं, बाइलिंगुअल होती हैं, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए एक पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपराधिक षड्यंत्र। तो ये आपराधिक षड्यंत्र आपको पढ़ना ही है और इसमें 2 ही धाराएं हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। लोक सेवकों या उससे संबंधित अपराधों के विषय में, लोक सेवक अगर कार्य कर रहे हैं तो किस तरह के अपराध हो सकते हैं या कैसे वो बच सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। तो ये जो कुछ खास चीज़ें हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है।
मानव शरीर के खिलाफ षड्यंत्र या आपराधिक, ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो ऐसी ही चीज़ों को आपको पढ़ना है, पूरी किताब को नहीं पढ़ना है। और आप जब अच्छे से पुराने प्रश्नों को देखेंगे और नेचर को देखेंगे, आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को, तो आप समझ जाएंगे कि बेयर एक्ट से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उसके बाद सीआरपीसी की एक्चुअल किताब देखने जाएंगे तो वो बहुत मोटी है, लेकिन आज आप बेयर एक्ट देखेंगे तो बेयर एक्ट उतनी मोटी नहीं है। तो इस बेयर एक्ट से अपने काम की चीज़ों को निकालकर आप बाकी सारी चीज़ों को किनारे कर सकते हैं। अब सीधे जो है धाराओं के बारे में पूछ देता है, और धाराओं के बारे में पूछता है तो स्टूडेंट्स को फिर मुश्किल होती है। लेकिन जो बेयर एक्ट होता है उसमें स्टार्टिंग में ही हर एक धारा का एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन होता है। तो अगर आप कुछ समय निकालकर सिर्फ इन एक एक लाइंस को भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। सपोज आप खाना खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं तो उस वक्त किताब खोलिए और एक एक लाइन को पढ़ते चले गए। तो ऐसा जब आप बार बार करेंगे तो इनकी धाराएं जो है आपको पता चलने लगेंगी। और उससे भी एक आसान तरीका ये है कि हर अधिनियम जो है वो अध्यायों में बटा होता है और हर अध्याय कुछ धाराओं में बटा होता है। तो सपोज कि अगर सीआरपीसी में कुछ धाराएं हैं और कुछ अध्याय हैं तो आप ये देख लीजिए कि किस अध्याय में किसके बारे में बात की गई है और उसकी धाराएं कहां से कहां तक हैं। तो जब आपको अध्याय के बारे में पता रहेगा तो भी आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, भले ही उस धारा के बारे में आपको एग्जैक्टली उसकी व्याख्या पता हो या ना पता हो। तो अगर आपको पता है कि ये लोक सेवक से जुड़ा हुआ अध्याय है और उसी के बीच की एक धारा है तो आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लॉ पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के भी जो अधिनियम है, जैसे टोनही प्रताड़ना अधिनियम है, रैगिंग अधिनियम है, तो ये सारी चीज़ों के भी आपके बेयर एक्ट उपलब्ध हैं। उन बेयर एक्ट को लीजिए, उनसे अपने नोट्स बनाइए और उसके बाद पढ़िए। तो ये हो गया लॉ पोर्शन। अब उसी में एक बात आती है छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो ये एक किताब छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आती है, निःशुल्क उपलब्ध है। सभी जो शासकीय लाइब्रेरी है उसमें ये किताब उपलब्ध रहती है। तो वहाँ से जाके आप इस किताब को पढ़ सकते हैं और इससे नोट्स बना सकते हैं। इस किताब की खासियत ये है कि अभी तक की जितनी भी योजनाएं छत्तीसगढ़ शासन ने शुरू की है उन सारी योजनाओं के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, मैं बात करता हूँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। यहाँ पे एक लाइन में उद्देश्य, उसके बाद प्रारंभ, उसके बाद प्रावधान। अक्सर आप देखेंगे मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है। तो जब आप इस किताब से उद्देश्य पढ़े रहेंगे तो आप कहीं बेहतर आंसर लिख पाएंगे बाकी एस्पिरेंट के, जो कि सिर्फ बाहरी या फिर करंट अफेयर्स की किताबों के माध्यम से नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो ये ऑथेंटिक किताब है छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। इसको आप लाइब्रेरी जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी और उससे अपने नोट्स बनाइए। और इसके बाद जो भी चीज़ें आती रहती हैं उसको फिर आप अपडेट करते रहिए। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो पहले पोर्शन के बाद अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन पे। दूसरा पोर्शन जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन खेलकूद के ऊपर आधारित है। इसमें कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसका स्पष्ट तौर पे आपके सिलेबस में नाम दे दिया गया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे कि सार्क, जैसे कि ब्रिक्स और अन्य द्विपक्षीय संस्थाएं। तो जिन भी संस्थाओं के नाम आपके सिलेबस में दिया हुआ है उन संस्थानों को तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है 10 नंबर का वो इसी पोर्शन से बनेगा जिसके बारे में स्पेशली सिलेबस में दिया हुआ है। पिछले प्रश्न पत्रों को उठाइए, आप आकलन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे संस्थान हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है और वे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप पिछली बार के पेपर को देखेंगे तो ओपेक के बारे में दिया हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछा हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें जो वर्तमान में घट रही होती हैं या पिछले 1 वर्षों में हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा अपने करंट अफेयर को लेकर, अपने समसामयिक मुद्दे को लेकर कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और भारत का उससे किस तरह का संबंध है। भारत अगर कहीं से भी उससे संबंधित है तो उस एक पोर्शन का नोट्स आप जरूर बनाइए और उसे समय समय पर रिवीजन करते रहिए। इसी तरह से जो खेल संगठन है या फिर जो खेल के इवेंट्स हैं उसके बारे में भी आप नज़र बनाए रखिए। समाचार पत्रों और अखबार के साथ साथ टीवी का आप इस्तेमाल करिए और उनमें जो कुछ भी आपको मटेरियल मिलता है उसके लिए आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। इंटरनेट का बेहतर उपयोग करिए ताकि ये जो आपका पोर्शन है वो तैयार हो जाए, क्योंकि जो पोर्शन सेकेंड है और पोर्शन थर्ड है वो मैक्सिमम आपका गूगल और विकिपीडिया से ही कवर होगा।
तो इस तरह से पेपर 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप बेहतर कर सकते हैं। पेपर 7 के पोर्शन 3 की बात करेंगे तो पोर्शन 3 में आपको अलग अलग ऐसे संस्थानों के बारे में पढ़ना है जो भारत में हैं और भारत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। तो ये जो एक पूरी लाइन है इसने स्पष्ट कर दिया है कि मानव विकास में इन संस्थाओं का क्या योगदान है। तो जब भी आप किसी संस्था के बारे में पढ़ेंगे तो मानव विकास में उसका क्या योगदान है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। तो अगर यूजीसी है तो मानव विकास में उसका क्या योगदान है। HNLU जैसे कि छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भारत में कितने हैं, छत्तीसगढ़ में कब स्थापित हुआ, इसका मानव विकास में क्या योगदान है। IIT हो गए, IIM हो गए, NIT हो गए, इन सारों का क्या योगदान है। तो ऐसे में जब आप संस्थानों के उद्देश्य, उनकी स्थापना और मानव विकास में उनके योगदान को लेकर अपने नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए एक परफेक्ट मटेरियल होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पेपर 7 थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, इसलिए मेरा ये कहना है कि पेपर 7 को आप शुरू से ही लेकर चलिए। लास्ट समय में आप किसी एक गाइड या किसी एक क्रिस्प बुक से आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ये आपका रैंक ऊपर भी ले जा सकता है और यह आपकी रैंक को बहुत गिरा भी सकता है। तो मेरा मानना है कि इस पेपर में आप 100+ कुछ भी स्कोर कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। मैंने इस पेपर में 104.5 स्कोर किया था, जो कि मुझे लगता है कि ठीक था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो 60, 65 या 70 के आसपास भी नंबर लाए हुए थे। हालांकि उन्होंने किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग पेपर से अपने आप को कवर किया और वो भी मेरिट लिस्ट में रहे। तो ऐसी स्थिति में आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए और जो कमज़ोर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। तो ये पूरी बुक लिस्ट मेरी तरफ से थी जो मैंने फॉलो किया था। जरूरी नहीं है कि ये बाकी लोगों से भी मैच करता हो, हर किसी की अपनी अलग जो थॉट होती है और उसके अलावा पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, स्ट्रेटजी भी अलग होती है और बुक सोर्स भी अलग होता है। लेकिन इन्हीं किताबों को पढ़कर मैंने बैक टू बैक 2 PSC क्रैक की है और एक PSC में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट बना और दूसरी PSC में असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क बना और पूरे प्रदेश में पहले रैंक के साथ। तो इस तरह से आप भी कोशिश करिए अपने सोर्सेज को फॉलो करने के लिए। मेरे इन सोर्सेज से अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप बिल्कुल हेल्प लीजिए और मुझे खुशी होगी कि मेरे द्वारा बताए गए इन सोर्सेज से, मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियो से आप भी PSC के सिलेक्शन लिस्ट में शामिल होंगे। तो अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ कमी रह गई होगी तो माफ़ करिएगा, गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप किसी और टॉपिक पे कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में भी वीडियो बनाने की। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और याद रखिए जो आपने ठाना है उसे पूरा करके ही दम लेना है। थैंक यू।